खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया सलाम जे के हस्बे वादा आपके सामने सुबह 8:35 पर आने की कोशिश करते हैं और इस मॉर्निंग ट्रांसमिशन में हमारी ये कोशिश रहती है कि सुबह जब आपके सामने आए तो आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर से खबरों से बाखबर करें बल्कि देश दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी नजर रहती है। तज्जिया तबसरे के साथ बात रखने की कोशिश करते हैं और आखिरी पड़ाव पर जब आते हैं तो आखिरी 8 से 10 मिनट हमारे पास रहते हैं जहां पर हम आपकी आवाज को हुकूमती इदारों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो आपके शिकवे शिकायतें सरकार के साथ होती है, इंतजामिया के साथ होती है, उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। आज भी हस्बे वादा इसी प्रोग्राम और इसी फॉर्मेट के हिसाब से प्रोग्राम को आपके सामने रखेंगे। याद रखिएगा चूंकि आज 22 जुलाई सन 2022 और जुमे का दिन है तो 22 जुलाई माजी के अंदर क्या कुछ हुआ है इसमें हम गुफ्तगू करेंगे, आपको याद दिलाएंगे कि तारीख में आज के दिन अहम तरीन वाकयात क्या कुछ हुए। हस्बे वादा दिल्ली स्टेडियो में मौजूद है आसिफ रशीद। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम सलाम जे के आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। आगाज करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से। आज खास क्या है, आज के दिन के हवाले से 22 तारीख है, 7वां महीना है जुलाई का, साल 2022 और 22 तारीख बताती है कि 1918 में भारत के पहले पायलट इंद्रलाल राय जो कि लंदन के इर्द गिर्द जर्मन तैयारों के साथ झड़प में अपनी जान गंवा बैठे। पहले ऐसे पायलट थे भारत के जिनकी किसी इस तरीके से हादसे में अपनी जान खोई हो, जान गंवाई हो। 1918 में 22 जुलाई को यह हादसा पेश आया। प्रणब मुखर्जी 2012 में हिंदुस्तान के 13वें सदर आज के दिन मुंतखब हुए, तारीख 22 जुलाई थी। इसके अलावा शेर बहादुर देवबा 2001 में नेपाल के नए वजीर आजम बने, 22 तारीख को आज ही के दिन। भारत के कौमी परचम को 22 जुलाई 1947 को मुल्क के आईन ने अपनाया, तारीख 22 थी, साल था 1947। आजादी के उस साल में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उसी साल में यह अहम पेशरफ्त हुई और कौमी परचम को अपनाया गया आईन के मुताबिक। स्पेन ने 1731 में वियना के मुआहदे पर दस्तखत किए जिसके तहत वो यूरोप के साथ मिलकर अमन मुआहदों के मुताबिक काम करेगा, इस बात पर पेशरफ्त हुई। इसके अलावा 1775 में जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले सदर बने, वो पहले आर्मी जनरल भी थे। 1775 में 22 जुलाई को मुल्क के सदर के ओहदे पर वो फाइज हुए। 2004 में इस्तांबुल तुर्की से अंकारा जाने वाली मुसाफिर ट्रेन हादसे का शिकार हुई। 140 अफराद ने अपनी जान गंवा दी और 18 बरस इस हादसे को मुकम्मल हो गए हैं। तुर्की के अंदर आज इस दिन को मनाया जाता है उन लोगों की याद में जिन्होंने इस्तांबुल से अंकारा जाने वाली ट्रेन में अपनी जानें खोई थी। और 1994 में गंबिया में जहां पर फौज ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया और सिविल हुकूमत को गिराकर फौज ने यहां की हुक्मरानी संभाली। गंबिया अफ्रीकी मुल्क छोटा सा, 1994 में ये बड़ी तब्दीली यहां पर आई। हिस्ट्री ऑफ द डे में फिलहाल आज इतना ही। 22 तारीख थी और आज जुमे का दिन भी है। खास खबरों में क्या रहेगा इसकी अब शुरुआत करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह भी आपको बताएं कि टेलीविजन स्क्रीन के अलावा आप हमें सोशल मीडिया साइट्स पर भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर जाएंगे, तहरीरी मवाद वहां आसानी से आपके लिए दस्तयाब है। इसके अलावा इंस्टा, ट्विटर और यूट्यूब, फेसबुक पर वक्फे वक्फे से लाइव नशरियात चलती रहेंगी। अपना फीडबैक जरूर हम तक पहुंचाते रहिए। प्रोग्राम के हवाले से अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा, कोई कमी कोताही हो तो उसको आपकी मदद से दूर किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सलाम जेके का आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ। चलिए जनाब, खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जरा कौमी शहरा की हाल अहवाल से आपको बाखबर करते हैं क्योंकि कौमी शहरा पर आज किसी भी गाड़ी को आने जाने की इजाजत नहीं होगी और दरमानदा गाड़ियां जो इस वक्त कौमी शहरा पर हजारों की तादाद में है उनको क्लियर किया जाएगा अगर मौसमी सूरत हाल बेहतर रही है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा आज भी दूसरे दिन बंद रहेगी और दूसरे दिन बंद रहने की वजह यह है कि मुख्तलिफ मकामात पर, रामबन जिले के मुख्तलिफ मकामात पर पसियां गिराई थी जिनको साफ करने का सिलसिला रात भर जारी था, लेकिन मौसमी हालात ऐसे रहे कि कुछ इलाकों में जबरदस्त शूटिंग स्टॉर्म्स हुई हैं NH44 पर, जिसके बाद यह फैसला इंतजामिया ने लिया कि आज उन सब मकामात को क्लियर किया जाएगा और सबसे पहले जो दरमानदा गाड़ियां हैं कौमी शहरा पर, बड़ी ट्रकें हैं,
उनको आगे पीछे जाने की इजाजत दी जाएगी। 270 किलोमीटर वाली इस सड़क पर जो इस वक्त कैफ्टेरिया मोड़ है, मिहार का मोड़ है और दीगर मकामात है जहां पर सबसे ज्यादा मड स्लाइड्स हुई थी, शूटिंग स्टोन्स हुए थे, उसको क्लियर करने की कोशिश की गई है रात को। और जिसके बाद अभी दरमानदा ट्रकें जो है, माल बरदार गाड़ियां जो है, पहले उनको सड़क से निकाला जाएगा। इधर खबर यह भी है क्योंकि अमरनाथ यात्रा जिसे कल जम्मू से रवाना किया गया था और चंद्रकूट के यात्री भवन के पास उन्हें रोक दिया गया था, आज जब तक सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं होती है उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह फिलहाल बतदरीज आज बंद रहेगी और पूरी तरह से जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू किसी भी पैसेंजर व्हीकल, नई गाड़ी को आने की इजाजत नहीं होगी। तस्वीरें रात की हैं उधमपुर की, जहां पर लोग इंतजार कर रहे थे कि रास्ता कब खुले और हम आगे जाएं। और दूसरी तरफ से जो लगातार एडमिनिस्ट्रेशन रात भर काम करती रही है और पसियां हटाने का काम, ये देखिए रात देर गई की तस्वीरें कि किस तरीके से इस रामबन से बानिहाल वाले सेक्टर के मकाम पर कई मकामात पर रात भर ये शूटिंग स्टोन्स उतरती रही हैं, जिसकी वजह से आज एहतियातन फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया। सीधे चलेंगे, नदीम इकबाल इस वक्त हमारे साथ है। नदीम, क्या कुछ अपडेट है? मौसम का मिजाज भी बताइएगा और अपडेट बताइएगा। देखिए गौर साहब, जहां मौसम की बात करें, क्योंकि कल के मुकाबले मौसम आज बेहतर है, हम देख रहे हैं कि खिली धूप है, लेकिन इस बीच भी हम देख रहे हैं कि मिहाड़ का जो मकाम है वहां पे अभी भी शूटिंग स्टोन हो रहा है। हालांकि कल रोड को क्लियर किया गया था, मिहाड़, कैफेटेरिया मोड़ और पंथाल को क्लियर करके कुछ गाड़ियों को जो दरमानदा थी उन्हें निकाला गया था, लेकिन रात देर गए फिर से जो मिहाड़ के मकाम पर शूटिंग स्टोन का सिलसिला शुरू हो गया, जिस वजह से एक बार फिर से गाड़ियों की आमद बंद हो गई। अगर कल ट्रैफिक प्लान जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि आज किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। अभी सुबह सुबह जो हमें एसएसपी नेशनल हाईवे जो ट्रैफिक है उनसे बात हुई है, तो उनका ये कहना, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि आज की डेट में अगर रोड मोटरेबल रहती है, मौसम खुशगवार है और ये शूटिंग स्टोन का सिलसिला रुकेगा, तो ऐसे में स्टैंडर्ड व्हीकल्स को चलने की इजाजत दी जाएगी, जो इस वक्त उधमपुर और बानिहाल के बीच में दरमानदा गाड़ियां हैं। और इसके साथ साथ में जो यात्रा का जो काफिला जो चंद्रकोट यात्रा निवास में रुकाया गया है, जो कलनाश्री में रुकाया गया था, तो उन तमाम लोगों को ही आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। यानी फ्रेश ट्रैफिक की जहां हम बात करें, ना नगरोटा से किसी गाड़ी को आने दिया जाएगा और ना ही काजीगुंड से आगे बढ़ने की इजाजत होगी। यानी कुल मिलाकर ये कि आज अगर हम देख रहे हैं कि मौसम खुशगवार है, लेकिन अभी भी पत्थर गिरने का सिलसिला मिहाड़ के मकाम पर जारी है। अगर मौसम साफ रहता है, खुशगवार रहता है, पत्थर गिरने का सिलसिला रुकता है, तो ऐसे में सिर्फ दरमानदा गाड़ियों को ही चलने की इजाजत दी जाएगी। तो क्या विद इन द डिस्ट्रिक्ट खिताए चनाब के अंदर जो राब्ता सड़कें हैं वहां पर भी मामूल के मुताबिक सरगर्मियां होंगी, या लोकल ट्रांसपोर्ट वहां भी आज मुअत्तल रहने वाला है खराब मौसम के बीच? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जहां हम लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें या फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, क्योंकि जिन लोगों को बानिहाल से रामबन जाना है या फिर बटोत से रामबन की तरफ आना है, जो हाईवे पर से गुजर के आते हैं, वो कल भी हम देख रहे थे कि बटोत और रामबन के बीच का ट्रैफिक कल भी चल रहा था। हालांकि बानिहाल वाली तरफ में पंथियाल हमारे पास बंद था तो गाड़ियां चली नहीं, और ये उम्मीद है कि आज क्योंकि हमारे पास पंथियाल क्लियर है तो बानिहाल रामबन की जो मेटाडोर्स वगैरह है, टाटा स्मोज वगैरह है, वो चलेंगे, लेकिन काजीकुंड, जखैनी या फिर नगरोटा से आगे किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं जाएगी। हाईवे पर जिन गाड़ियों को जम्मू की तरफ जाना है, जो स्टैंडर्ड है, उन्हें चलने दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वो गाड़ियां उधमपुर और रामबन के बीच या उधमपुर और बानिहाल के बीच हो, इन्हीं गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चलने की इजाजत दी जाएगी। जी आस्तिक, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो नेशनल हाईवे फिलहाल आज बंद है, सोच समझकर सफर करें, ट्रैफिक हुकाम से राब्ता करने के बाद घरों से निकले। और जो लोग इस वक्त फेसबुक पर लिख रहे हैं उनके लिए भी दोबारा कि हाईवे पर अगर आप जम्मू वाली साइड से जाते हैं तो आपको नगरोटा से आगे जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वो लास्ट पॉइंट है जहां पर ये कल की तस्वीरें और रात भर ये मुसाफिर यहीं पर खराब मौसम में रुके हैं। जब आप उस तरफ से आएंगे तो बनिहाल से आपको हाईवे यानी रामबन की तरफ आने की इजाजत नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बात मौसम के साथ साथ आपको बताएं, क्योंकि महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की है, हालांकि आज दिन भर बीच बीच में कुछ इलाकों में बारिश होने की जो है वो पेशन गोई की गई है, लेकिन जम्मू सूबे के अंदर बेशतर हिस्सों में कल बाद दोपहर से ही बारिशों का सिलसिला काफी तेज देखा गया और इसका असर जम्मू शहर से बाहर वाले इलाकों तक भी देखा गया, जहां पर राजौरी पुंछ रोड एक तरफ, खिताए चनाब की तरफ जाने वाले जो नेशनल हाईवेज के साथ टकराने वाली सड़कें हैं उन पर भी हमने देखा कि मामूल की सरगर्मियां मुतासिर हुई, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों का इम्कान है, लेकिन वक्फे वक्फे से ये बारिशें होंगी और शदीद बारिशें जब जम्मू शहर में हुई
तो विद इन द डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसपोर्ट चलता है, लोकल ट्रांसपोर्ट है, वो भी काफी मुतासिर हुआ। इधर माता वैष्णो देवी जाने वाली जो चॉपर सर्विस है वो भी पूरे दिन मुतासिर रही। आज भी अगर खराब मौसम होता है तो हुकाम के मुताबिक दोबारा इस पर नजरसानी की जाएगी। ताहम साफ मौसम की सूरत में ही जो चॉपर सर्विस का इस्तेमाल करने वाले माता वैष्णो देवी जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनको जाने की इजाजत मिलेगी। 1000 के करीब आसपास जो लोग हाईवेज के आसपास, यानी कुछ लोग तो यात्रा के वो काफिलों में अलग जाते हैं, लेकिन माता वैष्णो देवी जाने वाले जो कटरा हों, भवन जाने वाले लोग हों और हाईवेज के आसपास कुछ लोग सयाहती मकामात की तरफ चले जाते हैं, वहां से घूम कर वापस आते हैं। ऐसे 1000 के करीब लोग जो फंसे थे खराब मौसम में, बारिशों में, उनको वहां से निकाला गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे के करीब 18 घंटों के बाद नेशनल हाईवे पर एक तरफ से ट्रैफिक को बहाल किया गया था, लेकिन रात देर गई की जो तस्वीरें बताई, फिर स्टोन शूटिंग का सिलसिला शुरू हो गया और उसके बाद हुकाम ने फैसला लिया कि फिलहाल एहतियात बरता जाए तो ही जरूरी है। लेकिन जब बारिश हो रही है तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है उसमें भी काफी गिरावट दर्ज की गई है और अब जो टेम्परेचर है वो रात का भी तकरीबन 12 से 14 और 15 तक आ रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन मानसून का ये सीजन मजीद नुकसान भी कुछ इलाकों में पहुंचा सकता है, इसलिए एहतियात बरतने की जरूरत है। और माता वैष्णो देवी जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी हुकाम ने साफ किया है कि अगर मौसम साफ रहा तो भवन की तरफ आज बड़ी तादाद में बेशतर लोग जो हैं चॉपर सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको साफ मौसम होगा तभी जाने की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन आज शाम तक मजीद बारिशें होंगी, वक्फे से यह सिलसिला जारी रहेगा। वादी के अंदर भी, बालाई इलाकों के अंदर इस तरह की इतलात है। चलिए जी, मौसम की मुकम्मल जानकारी के बाद जरा पहले आज बड़ी खबर की ओर आते हैं। और खबर रात देर गई ही डेवलप हो गई थी और लगभग आप सबको ये इत्तला रात को ही मिली थी, लेकिन जो नाजरीन कल इस खबर को नहीं देख पाए उनके लिए इस खबर को हम बता देते हैं कि मुल्क की नई खातून सदर का इंतखाब मुकम्मल हो गया है। और इस तरीके से कल जो अनाउंसमेंट की गई है उसके मुताबिक एनडीए की खातून उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहली जो ट्राइबल है, कबाइलों के साथ जिनका ताल्लुक है, वो पहली खातून इलेक्टेड हो गई हैं जी। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सदर इंतखाबात में उन्होंने जीता है। और जब आप इनकी हिस्ट्री को देखते हैं तो शुरुआत इनकी सियासत की हुई है, एज ए काउंसलर के तौर पर, मकामी तौर पर इन्होंने काम किया और कम कलील वक्त तक सदारत तक वो पहुंचे, यानी सदारती इंतखाब उन्होंने जीता है। और कल जीत के साथ ही जब ये पूरा माह चल रहा था, जब कैंपेनिंग चल रही थी और मुकम्मल कल और काउंटिंग हुई, तो मुल्क भर के अंदर जश्न भी था और खुद वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल उनके पास गए और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मुबारकबाद जो है वो पेश की है। तो कल तकरीबन 10 घंटे तक वोटों की गिनती हुई है। कुछ अहम बातें जो कल पूरे दिन की रही हैं वो आपके सामने गोशगुजार कर देते हैं। 10 घंटे तक काउंटिंग रही है और जो रिटर्निंग ऑफिसर थे पीसी मोदी, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर 10 घंटे की काउंटिंग के बाद इस बात का ऐलान किया कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जीत दर्ज कर चुकी है, क्योंकि उनके खाते में 6 लाख से ज्यादा वोट आए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो कैंडिडेट यूनाइटेड अपोजिशन के थे उनको 3,80,000 के करीब ही वोट मिले। और इस तरीके से अब 25 जुलाई को ओहदे और राजदारी का हल्फ द्रौपदी मुर्मू को दिलाया जाएगा। दूसरी खातून प्रतिभाताई पाटिल के बाद दूसरी खातून सदर मुल्क को मिल चुकी है। 25 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर द्रौपदी मुर्मू का हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो मुनक्किद की जाएगी। अब दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें आई है। जो एदाद शुमार बताए गए जी, द्रौपदी मुर्मू ने एक हिस्ट्री रकम की है, क्योंकि पहली ट्राइबल खातून है जिन्होंने इस तरीके से कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। और यशवंत सिन्हा, जिनका एक लंबा ट्रैक है सियासत का, वो जीत नहीं पाए। तो कुल मिलाकर अभी जो इतलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक केरल ने वन साइड, केरल के एमएलए जितने भी हैं उन्होंने वन साइड वोट किया और केरल के एमएलए ने सिन्हा साहब के हक में वोट किया, जबकि आंध्र वाले एमएलए ने, आंध्र प्रदेश के एमएलए ने वन साइड वोट किया मुर्मू के लिए। और इस तरीके से ये सारा कॉम्बिनेशन जो है वो बना हुआ है। और कल जब ये सारी चीजें आई तो फौरन से जब दूसरा पड़ाव वोटिंग का मुकम्मल हुआ, काउंटिंग का मुकम्मल हुआ, तो हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लीडर थे, जो कैंडिडेट थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर टेलीफोन पर
बात की द्रौपदी मुर्मू से और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जीत पर मुबारकबाद भी दी और उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में इस अहम अजीम ओहदे पर जो जा रही हैं वो वहां पर कानून और आईन की पासदारी करते हुए गुरबा का ख्याल रखेंगी। इस तरीके की बात जो है वो सिन्हा साहब की तरफ से सामने रखी गई है। तो अब जरा फटाफट से 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम आपको सेलिब्रेशन भी बताएंगे किस तरीके का है। तो जब हम रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो पहला 1952 में जब सबसे पहले सदारती इंतखाब हुए थे राजेंद्र प्रसाद साहब, तो उन्हें कितने परसेंट वोट मिले थे जी? 83.8% वोट उन्हें मिले थे। उसके बाद 57 में दोबारा सदर के इंतखाबात हुए तो दोबारा से राजेंद्र प्रसाद साहब आए तो इनकी वोट परसेंटेज बढ़ी, डेट वाज 99%। उसके बाद 1962 में राधाकृष्ण साहब, पल्लवश्री राधाकृष्ण साहब सदर बने तो ये डायरेक्टली 98.2 वोट्स लेकर पूरे मुल्क में सदर बने। उसके बाद 67 में जाकिर हुसैन साहब को सदर बनने का मौका मिला तो 56.2 वोट उनको पूरे मुल्क से मिले। वीवी गिरी साहब को 48% वोट्स मिले थे पूरे मुल्क से। फखरुद्दीन अली अहमद साहब 80.2% वोट्स उन्हें मिले थे। नीलम संजीवा रेड्डी साहब ये इलेक्टेड हुए थे अनअपोज, किसी ने भी इनके मध्य मुकाबले ने फॉर्म नहीं भरा था। फिर 82 का मौका आया जी, 82 का, जब ज्ञानी जैल सिंह साहब बने थे तो बड़ा टक्कर का मुकाबला था, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह साहब को मिले थे 72.7% वोट्स। और इसके साथ साथ जब वेंकटा रमन साहब बने तो उन्हें भी 72.3% के आसपास वोट जो है वो मिले थे। इसके साथ साथ शंकर दयाल शर्मा साहब जब बने 65.9%, आर के रमन्ना साहब जब बने तो 95%। अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब बने तो उन्हें 89.6% वोट्स मिले क्योंकि उनके मुकाबले में भी कैंडिडेट था। प्रतिभा दाई पाटिल साहिबा को 65.8% वोट मिले और प्रणब मुखर्जी साहब उसके बाद आए 69.3% और रामनाथ कोविंद साहब को 65.7% और द्रौपदी मुर्मू साहिबा का हमने आपको पहले ही बता दिया कि उन्हें जो कामयाबी मिली है वो इंतहाई जबरदस्त कामयाबी है और उनकी वोट परसेंटेज भी लगभग 70% से ज्यादा 85% के आसपास जो है वो बताई जा रही है। तो इस तरीके से इंतखाबात हुए हैं पहले से लेकर अभी तक हमने आपके सामने रख दिए कि मार्जिन ऑफ वोट और वोट शेयरिंग उनकी कितनी है। लेकिन जो ही द्रौपदी मुर्मू साहिबा का ऐलान दिल्ली के अंदर किया गया कि उनकी जीत हुई है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उन्हें बधाई दे दी, खुद वो उनके घर चले गए, तो मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जश्न का समा भी था, सेलिब्रेशन हो रही थी। बीजेपी के मुख्तलिफ ऑफिस के अंदर लगातार जश्न का समा था और श्रीनगर से लेकर केरल तक लगातार सूरत हाल इसी तरीके की देखने को मिली। तस्वीरें आपके सामने श्रीनगर की हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर की, जहां पर पार्टी के सीनियर लीडर और बिहार के वजीर कौमी तर्जुमान भी रहे हैं पार्टी के शाहनवाज हुसैन, जो कि वादी के दौरे पर हैं। पार्टी कारकुनान के हमरा थे, अशोक कौल थे, इनके साथ साथ अल्ताफ ठाकुर थे और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान, दर्जनों कारकुनान भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। और ये तस्वीरें उस वक्त की थी जब दूसरे राउंड की ही जो काउंटिंग मुकम्मल हो गई थी और उसके बाद नतीजे आहिस्ता आहिस्ता सामने आए थे और जैसे ही तकरीबन 50% के आसपास मुर्मू पहुंची थी तो उसका मतलब ये था कि वही अगली सदर होंगी। शायद इनको अब क्रॉस ओवर कर पाना यशवंत सिन्हा के लिए आसान नहीं होगा। तो उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई और शाहनवाज हुसैन जिनने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सदारती इंतखाबात के नताइज पर इस तरह के जो सेलिब्रेशंस की तस्वीरें आती है तो वो ये बताती हैं कि वहां पर भी कितना बेसब्री से इंतजार था। ऐसा महसूस हुआ कि शायद जम्मू कश्मीर की कोई खातून या जम्मू कश्मीर का कोई उम्मीदवार सदारती इंतखाबात में कामयाब हुआ हो। तो वो तस्वीरें हर जगह की आपको बताएं। एक तरफ ये घर के बाहर की हैं जब द्रौपदी मुर्मू जो मुलाकात कर रही थी वज़ीर-ए-आज़म से और उनके साथ साथ दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला भी उनके घर पर मुलाकात करने पहुंचे थे। लेकिन जो तस्वीरें बाहर सड़कों पर थी वो लाल किले की सड़कों से लेकर लाल चौक श्रीनगर के बाहर वाले इलाकों तक भी, खासतौर से बीजेपी के दफ्तर के बहुत करीब, जहां पर जश्न की तस्वीरें सामने आई और तस्वीरें कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं किया गया, यानी दिल्ली के अंदर जो सेलिब्रेशंस थी वैसी ही वादी कश्मीर से भी सामने आई। चलिए जी, इन के बीच एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आया और वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया हिज़्ब इख्तिलाफ के एक लीडर उमर अब्दुल्ला की तरफ से। जम्मू कश्मीर के अंदर साबिक वजीर आला है, लेकिन जब आप हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर देखते हैं नेशनल हुकूमत पर तो लगातार वो हिज़्ब इख्तिलाफ की मीटिंग्स के अंदर शामिल होते रहे। तो कल जब द्रौपदी मुर्मू साहिबा का ऐलान हुआ उसके फौरन बाद उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर आकर
ट्वीट करते हुए पूरे हिज़्ब इख्तिलाफ पर सवाल उठाया, कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ का इत्तेहाद शराब है, यानी शराब का लफ्ज उनका इस्तेमाल हुआ है। मजीद जब आप इसको खंगालने की कोशिश करेंगे, इस ट्वीट को समझने की कोशिश करेंगे, तो रियासत मगरबी बंगाल की हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस की जो वहां पर वजीर आला है, उन्होंने जिस तरीके से मुल्क के अंदर इत्तेहाद को कायम करने की कोशिश की, लेकिन नायब सदर के इंतखाब में जिस तरीके से उन्होंने अपना रोल प्ले करने की कोशिश की है और वजाहत की है, उससे सवालिया निशान उठाया है पूरे इत्तेहाद पर। और यही सवाल उठाया है उमर अब्दुल्ला ने। और उमर अब्दुल्ला का मानना है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर भी है, उनका मानना है कि अपोजिशन पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद उस अफसाने के मानंद है जिस अफसाने को काफी मकबूलियत मिली है। यानी एक ग्रीक नॉवेलिस्ट ने एक अफसाना लिखा था जिसमें यह कहा गया था कि पॉलिटिकल पार्टियां अपना अंदरून बचाने के लिए और अपना व्यू पॉइंट देखने के लिए हमेशा बदलते रहते हैं, और उसी का हवाला आज उमर अब्दुल्ला ने भी दिया है और कहा है कि शराब है जी ये पूरा इत्तेहाद। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह चाहिए कि 2019 में जिस तरीके से अपनों ने और दोस्तों ने उन्हें बेयारो मददगार छोड़ा था और उसके बाद जो सूरत हाल बनी थी वो सबके सामने थी, आज एक और सबक हमारे सामने है कि तृणमूल की लीडर ममता बनर्जी जिस तरीके से फोर फ्रंट पर थी, लेकिन नायब सदर के इंतखाब में जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि वो बाइकआउट करेंगी, तो वो साफ दिखा रहा है कि अंदर खाने कुछ और भी है। उमर का ट्वीट सवालिया निशान के साथ। बिल्कुल, क्योंकि टीएमसी की तरफ से इन इंतखाबी नताइज के बाद जो बयान सामने आया जनरल सेक्रेटरी का, तो उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस होंगे उसमें तृणमूल कांग्रेस हिस्सा नहीं लेगी, वोट नहीं करेगी, जिसके बाद ये रिएक्शन सामने आया और सख्त रद्द-ए-अमल इस पर ट्विटर के जरिए जो जाहिर किया साबिक वज़ीर आला और नायब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला। अच्छा जी, ट्विटर का मैं जरा उर्दू तर्जुमा आपके सामने हूं। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा? हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद महज एक शराब है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। और फिर आगे उन्होंने कहा कि टीएमसी की जो सुप्रीमो है, आखिरकार सियासी जमातें अपनी सियासी मफाद के लिए ही फैसला लेंगी और ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर सन 2019 में इसका वो जो देख चुका है जी और मुशाहिदा कर चुका है और दोस्तों और दुश्मनों में फर्क कर चुका है, इसलिए हमें भी आने वाले दिनों में अपनी पॉलिसी को मजीद वुसअत देते हुए देखना पड़ेगा कि क्या कुछ करना होगा। तो उमर का ट्वीट आया है हिज़्ब इख्तिलाफ के पूरे इत्तेहाद पर। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का बड़ा बयान है और अहम बयान है। सयाहत के शोबे को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो बातें हो रही थी और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से आम लोगों को और मकामी लोगों को फायदा मिले, इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी और अब उन बातों का रिव्यू लिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से और यह साफ कर दिया गया कि जिन इलाकों के अंदर होम स्टे की फैसिलिटी को दे दिया गया है उनमें कम से कम 25,000 बेड रहे। 31 दिसंबर तक इस टारगेट को पूरा करने की बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से कह दी गई है। टूरिज्म डिपार्टमेंट को यह हदफ दे दिया गया है कि 31 दिसंबर तक 25,000 बेड होने चाहिए होम स्टे के लिए, यानी होटल के बजाय जैसे मानसबल है तो आपने कुछ घर वहां पर चुन लिए, तो वहां पर इसी तरीके से दीगर मकामात है तो वहां पर जो घर आप चुनेंगे, वहां पर जो रिहायशी इलाके आप चुनेंगे, रिहायशत के जहां पर सयाह जाकर बैठेंगे घरों के अंदर, तो वो तकरीबन आपने 25,000 बेडों का हदफ रखना होगा और वो सारी स्पॉट्स आइडेंटिफाई करनी होंगे जी जहां पर टेंटेड एकोमोडेशन लग सकती है। गुज़श्ता दिनों हमने सोशल मीडिया पर कई चीजें वायरल देखी कि टेंटेड एकोमोडेशन कुछ इलाकों के अंदर है, तो उनका उसका खाका भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वो खाका भी जरा सामने रखे और स्पॉट्स आइडेंटिफाई करें कि कहां पर हम टेंटेड एकोमोडेशन रख सकते हैं ताकि सयाह खूबसूरत इलाकों से लुत्फानंदोज जो है वो हो सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जो ब्रीफ किया गया है वो ये कह दिया गया है कि अभी तक अराउंड जो है वो 800 के करीब होम स्टेज रजिस्टर कर दिए गए हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन अब इसको बढ़ाकर
25,000 बेड्स तक लेना है। एक नया हदफ जो है वो दे दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से टूरिज्म डिपार्टमेंट को। सरमद हफीज साहब जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से डिटेल ब्रीफिंग इस पूरे मामले पर जरूर दे दी गई है और ये उम्मीद लगाई जा रही है, जो गुज़श्ता दिनों भी इस प्रोग्राम के अंदर बात की गई कि नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाए, उसे नक्शे पर लाया जाए, उस पर भी कहीं ना कहीं गुफ्तगू हुई है। सीधे चलेंगे इरफान फाजिल के पास। इरफान, अपडेट कीजिएगा कि इस मीटिंग के अंदर और मजीद क्या क्या कुछ कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। जहां तक इस मीटिंग का ताल्लुक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिस तरीके से इनिशिएटिव ग्राउंड पर लिए हैं और खास तौर पर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है जिसमें एक अच्छा खासा इंपैक्ट जो है होम स्टेज का है और होम स्टेज के साथ साथ टेंटेड एकोमोडेशंस का है, क्योंकि जितने भी ऑल मेजर अट्रैक्शन डेस्टिनेशंस है उस पर अब फोकस किया जा रहा है, क्योंकि एडवेंचर एक्टिविटीज के साथ साथ नई ट्रैकिंग रूट्स को डेवलप किया जा रहा है, जो कि एक आइडेंटिफाई बॉर्डर टूरिज्म या कह सकते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग को इनिशिएट करेगा। तो ये वेरियस लेवल्स के जो प्रोग्राम है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने लिए हैं। इसके साथ साथ 800 होम्स का आपने जैसे पहले जिक्र किया है, मगर इसके मजीद देखा जाए तो प्राइवेट एंड पब्लिक अट्रैक्शन टूरिज्म डिपार्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और मेजर अट्रैक्शंस को डेवलप करने के लिए अकोमोडेशन तो है, मगर साथ ही साथ टेंटों को लेकर फॉरेनर्स का एक बड़ा इंपैक्ट रहेगा। सीनिक लोकेशंस को लेकर एक अच्छी खासी डिलीवरी रहेगी, जिससे एक रैपिड ग्रोथ हो सकती है टूरिज्म इंडस्ट्री में, क्योंकि उनका मानना है कि एक साइड से अगर हम टूरिज्म पर फोकस कर रहे हैं मगर कुछ नई चीजों को एड ऑन करने से फॉरेनर्स के साथ एक अट्रैक्शन बढ़ेगा। और इस प्रोग्राम में यह भी बताया गया है कि प्रीपेड टैक्सी जो काउंटर्स है उनको वेरियस लोकेशंस पे इनिशिएट किया जाएगा, ताकि इजीली टूरिस्ट या फॉरेनर जो है इसे एड्रेस करेगा, क्योंकि कई सारे इश्यूज ग्रीवेंसेस को लेकर आते हैं या ओवरचार्जिंग को लेकर आते हैं, ताकि ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए कि कोई मामला गड़बड़ तो नहीं है। साथ ही साथ जो पार्किंग फैसिलिटीज है, क्लीनलेस ड्राइव्स है, सैनिटेशन के मामलात है, इनफैक्ट हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर टॉयलेट जो है उसे प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है एक कन्फाइंड रिपोर्ट के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने डिस्कस की है और एक अच्छी खासी डिटेल रिपोर्ट भी मांगी गई है, जिससे उनको आने वाले टाइम में वो ताकि और इनिशिएट कर सके और टूरिज्म लोकेशंस पर जो भी मैप पर नहीं है, जो हिडन डेस्टिनेशन है, उनको भी एक्सप्लोर किया जा सके। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल अब याद रखिएगा 25,000 बेड एकोमोडेशन जो है वो 31 दिसंबर तक आइडेंटिफाई करनी है जी। आइडेंटिफाई पहले करनी है, उसको टारगेट दिया गया कि यहां तक किया जाए ताकि सयाह ज्यादा से ज्यादा है। अब आते हैं जी आगे, बात जरा बल्दियाती इदारों की करते हैं और पंचायतों की करते हैं। आए दिन आपने सुना होगा कि फलानी सरपंच ने इस्तीफा दिया और फलानी पंच ने इस्तीफा दिया। यहाँ बीडीसीज और डीडीसीज ने इस्तीफों की बात हुई और कई पोस्ट जो है वो वैकेंट पड़े हैं। और अब खबर यह है कि सरकार इन सभी खाली जो जगह हैं इन पर इंतखाबात कराने के लिए तैयारियां कर चुकी है। सरकार बाईपोल कराएंगी जी, जो वैकेंसियां यूएलबी के अंदर, अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर खाली है, पंचायत के अंदर खाली है और डीडीसी के अंदर खाली है। क्योंकि कश्मीर सूबे की जब आप बात करते हैं तो कई पोस्ट ऐसे हैं जो इस वक्त वैकेंट पड़े हैं जहां पर यूएलबी, पंचायत या डीडीसी मेंबर्स नहीं है, तो वहां पर चुनाव हो सकते हैं और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इस सिलसिले में बहुत जल्द अपना हतमी फैसला जो है वो सुना सकता है। ये खबर उस वक्त डेवलप हुई जब जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अहम तरीन अफसर जो अर्बन लोकल बॉडीज को देखते हैं उनकी और एसईसी के बीच मुलाकात हुई, जिस दौरान ये फैसला लिया गया कि खाली पड़ी जगहों को इंतखाबात के जरिए से, ज़िमनी इंतखाबात के जरिए से पूरा करने की कोशिश की जाएगी और नवंबर दिसंबर के बीच में ये इंतखाबात कराए जाएं। इस सिलसिले में भी लगभग जो है वो तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी जा रही है। कहा जा रहा है कि जनाब अगर जो स्पेशल समरी रिवीजन जारी होगा 31 अक्टूबर को और अगर स्टेट और इलेक्शन कमीशन ने यह माना कि स्टेट इलेक्शंस को डेफर किया जाएगा कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो फिर अक्टूबर के बाद सबसे पहले ये ज़िमनी इंतखाब होंगे। और अगर स्टेट के अंदर इंतखाबात होते हैं दिसंबर के बाद तो फिलहाल फिर इस मामले को डेफर किया जाएगा। दोनों ऑप्शन स्टैंड बाय रखे गए हैं, लेकिन सबकी नजरें होंगी 31 अक्टूबर जब इलेक्टोरल रोल सामने आएंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपना फैसला लेगा कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवाने हैं या कुछ वक्त के लिए और रुकना होगा। और अगर रुकना होगा तो ये बाई इलेक्शंस होंगे और अगर इंतखाब होगा तो फिर चुनावों के बाद इन इंतखाबात को कराया जाएगा। अब इन सब के बीच बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन ड्यू है नवंबर दिसंबर 2023 के दौरान, यानी अभी 2022 है। दिसंबर 2023 के बाद आपका
इंतखाबात करने हैं अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर भी और पंचायतों के अंदर भी, क्योंकि उनके 5 साल की मियाद जो है वो मुकम्मल होगी। लेकिन 5 साल की मियाद मुकम्मल होगी डीडीसीज के हवाले से जनवरी 2026 के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने हैं, डिपार्टमेंट के सामने हैं। लेकिन कल जब धीरज गुप्ता साहब की मीटिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ हुई है तो उसमें जरूर इस बात पर जोर दिया गया कि ये जो खाली पड़ी जगह हैं यहाँ पर बाई इलेक्शंस होने चाहिए और ये बाई इलेक्शंस करवाने के लिए 31 अक्टूबर तक का इंतजार होगा। अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि 2023 के में जम्मू कश्मीर के अंदर जनरल इलेक्शंस होंगे तो खाली पड़ी जो असामियां हैं, जगह हैं, यहां पर ज़िमनी इंतखाब होगा। और अगर जनरल इलेक्शन का बिगुल बजता है तो फिर चुनाव के बाद ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने होंगी। तो ये बड़ी दिलचस्प बात हो रही है और सबकी नजरें 31 अक्टूबर पर है जब स्पेशल समरी रिवीजन जो है वो जारी कर दी जाएगी इलेक्शन अथॉरिटीज की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर। जी आसिफ। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के फैसलों की बात हो रही है तो मजीद आगे बढ़ते हैं। बात जरा अब पावर के हवाले से भी करते हैं। बिजली निजाम जो बहुत सारे इलाकों में हालिया ये जो गर्मी के दिन गुजरे हैं इनमें भी काफी परेशानियां लोगों को आई हैं, लेकिन इंतजामिया कुछ मामलात पर काफी संजीदगी से काम कर रही है। और जम्मू सूबे के अंदर आपको याद होगा कि ये इस समर की बात नहीं है, पिछले साल से अब तक आज जब हम आपको अपडेट बता रहे हैं तो आज भी शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि बहुत सारे इलाकों में गैर संजीदगी का मुजाहिरा ऐसे किया गया कि बार बार या जो बिजली की गैर एलानिया कटौती होती रही उससे परेशान अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग हुए। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले लोग जम्मू, सांबा, कठुआ से होते हुए आप जम्मू रीजन के बाकी अजला में जाएंगे तो सेम परेशानी वहां पर भी, थोड़ी सी बरसात या थोड़ी सी गर्मी हो जाए तो हालात वहां पर आज कल नहीं बदले। अब जाकर इंतजामिया की तरफ से क्या किया गया है कि इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए बिजली की जो गैर एलानिया कटौती थी उस पर सख्ती भी थोड़ी सी दिखाई है और तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने। ऑलरेडी जिस कमेटी की जिम्मेदारी थी, जिसको बताया गया था कि हुकाम के सामने आपने हर बार डिटेल्स रखनी है, तफसीलात जिनसे तलब की जाती थी कि कहां पर किस वजह से बिजली अगर 12, 13, 15 घंटे जाती है तो वहां पर गैर एलानिया कटौती क्यों होती है, वजूहात वो हैं वो भी आला हुकाम के सामने लाए जाएं। लेकिन पुरानी कमेटी इन सारे मामलात में नाकाम साबित होती नजर आई, जिसके बाद नई कमेटी को जिम्मेदारी दी गई। और इस नई कमेटी में जो कमेटी के मेंबरान हैं उनमें कमिश्नर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी जीएडी के कमिश्नर सेक्रेटरी को जिम्मेदारी दी गई है, कमिश्नर सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाईज अफेयर्स डिपार्टमेंट और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट को भी कमेटी का मेंबर बनाया गया है। नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं। सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल हमारे साथ इसी खबर पर मजीद तफसीलात के साथ हैं। सैयद तजम्मुल, क्या जिम्मेदारियां अब तय की गई हैं? पहली कमेटी तो अपनी रिपोर्ट सही तरीके से नहीं दे सकी है, आसान लफ्जों में कहीं नाकाम साबित हुई है। क्या वही जिम्मेदारियां नई कमेटी पर होंगी और कोई डेडलाइन फिक्स की गई है कि इतने वक्त के अंदर आपको ये चीजें हुकाम के सामने रखनी है? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। जम्मू कश्मीर में चूंकि जब समर कैपिटल जम्मू में जब गर्मियां बढ़ती है तो बिजली की जो सप्लाई है वो मुतासर रहती है। जो सर्दियां आ जाती है तो इसका दायरा जो है वो कश्मीर में बढ़ जाता है। अब चूंकि आदतें हो गई है लोगों को इसी माहौल में जीने की, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक उम्मीद जगाई थी और गुज़श्ता बरस अप्रैल मई में हाई एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम शैलिन काबरा जो थे वो हेड कर रहे थे। और उसके बाद रिपोर्ट आते आते अब मजीद 1 साल भी गुजर गया, करीबन 1.5 साल होने को आया, लेकिन रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आई। उसकी क्या वजूहत रही वो शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर पूरी तरह से पोस्टमार्टम करने के बाद अब नई कमेटी का तश्कील दिया गया। एक इस कमेटी ने पिछली कमेटी की रिपोर्ट न देने पर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है कि उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं दी, क्या वजूहत रही। दूसरा ये कि जो साल गुज़श्ता 2020 में जो मामला चले कोविड-19 के बीच में आपके सांबा से लेकर जम्मू के प्रोविंस के मैदानी इलाकों में जो बिजली सप्लाई बहुत ज्यादा कट्स लगे और बिना एलानिया बिजली जो है उसमें खलल पड़ा, उसके दोनों रिपोर्ट्स जो है वो अब कुछ महीनों के अंदर अंदर तैयार करनी होगी। जिस वक्त आपने इन नए मेंबरान का नाम लिया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से धीरज गुप्ता और बाकी डिपार्टमेंट जो है वो अब बाकायदा तौर पर अपनी रिपोर्ट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को देंगे। और गालिबन मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर चूंकि एनर्जी सेवर के साथ साथ चूंकि गुज़श्ता साल से तरसीली लाइनों की मरम्मत के बाद अब स्मार्ट मीटरिंग का भी कंसेप्ट आया, हो सकता है वो जो कमेटी थी जिन्होंने वो रिपोर्ट देनी थी कि जम्मू में 12 से 14 घंटे गर्मियों में बिजली के कट्स लगते हैं, उसकी क्या वजूहत है,
वजूहत ढूंढने के बाद आपको याद होगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस वक्त जो थे वो रोहित थे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बिजली डिपार्टमेंट का ही रिवाइवल होना शुरू हुआ। लेकिन मौजूदा वक्त में जब आप इन दोनों प्रोविंस को देखते हैं, गर्मियों और सर्दियों में बिना बिजली, बिना खलल के बिजली पहुंचाने का जो ख्वाब और जो वादे थे, वो अभी तक किसी भी, चाहे वो अवामी हुकूमत हो, चाहे वो मौजूदा वक्त में लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल हो। लेकिन इस बात को बावर किया जाता है कि एक इंक्वायरी कमेटी का मतलब है कि पब्लिक ग्रीवेंसेस को नजरअंदाज न किया जाए। और पब्लिक की जो डिमांड थी, अगर आपको याद होगा कि जम्मू प्रोविंस में बठटी से लेकर छनी हिम्मत, गुजर नगर से लेकर जानीपोरा तक एहतजाजी मुजाहरे हुए थे, जिसके बाद ये हाई एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई थी। लेकिन चूंकि पब्लिक इश्यूज को नजरअंदाज न करने का जो फार्मूला मंत्रा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, उसको अमलाने की हर कोशिश की जा रही है, उनकी कॉन्फिडेंस रेस्टोर करने की कोशिश। तो ये कमेटी क्या सिर्फ एक सूबे पर नजर रखी गया है, फ्रेमवर्क वादी का भी तैयार करना है बिजली के हवाले से? देखिए, फिलवक्त चूंकि बीते साल में जब गर्मियां पड़ी थी तो जम्मू में बिजली का हाल बहुत ज्यादा बुरा था। कश्मीर में गुज़िश्ता कई बरसों से अगर देखें तो बिजली, चूंकि जम्मू वाले पहले से ही बिजली देखते आए हैं और कश्मीर को बिजली 24 घंटे नसीब होना करीबन 10-15 साल ही हो गए जब से मामला चला है। लेकिन इस बीच में जम्मू कश्मीर से भी और कश्मीर से भी जब आप मौजूदा वक्त में जब आते आते विंटर्स आ जाएंगे तो ये कमेटी जो है ये न सिर्फ कश्मीर का रिपोर्ट देगी बल्कि जम्मू का भी रिपोर्ट देगी, ताकि विंटर और समर में फिलहाल जो जिम्मेदारी है वो सूबे की दी गई है। और क्यों अभी तक गैर एलानिया कटौती होती रही, पिछली रिपोर्ट तो सामने नहीं आई? एक चीज जो मेरी समझ से बाहर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ऑर्डर करते हैं जी मुझे बताया जाए कि जम्मू प्रोविंस के अंदर गर्मियों के दौरान बिजली क्यों नहीं दी गई। 1 साल का वक्त लगा गवर्नमेंट को रिपोर्ट फाइल करने में, और जब वो रिपोर्ट ही फाइल नहीं हुई तो दोबारा कमेटी बनाई गई। तो क्या हम ये समझें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हुक्मनामे को भी नजरअंदाज किया जा रहा है टैक्टफुली, और इफ एंड बट्स के साथ बताया जाता है कि जनाब ये हुआ इसलिए नहीं हुआ। एट द हाईएस्ट लेवल पर चेयर जब मांगती है रिपोर्ट और रिपोर्ट ना आए तो सवाल है हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पर, सवाल है गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की अथॉरिटी पर भी। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। खबर यह है कि आज जम्मू की सूरत हाल जो रहेगी वो बार एसोसिएशन के हवाले से सुर्खियों में रहेगी। जी आसिफ। बिल्कुल, आज अगर आप अदालतों का रुख करना चाह रहे हैं, किसी कामकाज के लिए कोर्ट जाना चाह रहे हैं तो आज ना जाएं, क्योंकि आज से हड़ताल होने जा रही है और ये काम छोड़ हड़ताल होगी। पहले मामूल के मुताबिक सरगर्मियां भी आप हड़ताल के साथ साथ देखते थे, लेकिन आज और कल ये हड़ताल होने जा रही है वुकला की तरफ से, और ये बैनर तले होगी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बिलखुसूस। जम्मू सूबे के तमाम जो ट्रिब्यूनल्स हैं, कमीशन हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हर जगह कामकाज आज ठप रखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन का मामला कल के प्रोग्राम में भी हमने आपको बताया था, और बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने या एक ही इमारत से सारे काम हो, ये मुतालबात पिछले 1.5 बरसों से हुकूमत के नोटिस में जरूर लाए गए। लेकिन कल जो सदर साहब कह रहे थे, एम के भारद्वाज ने इसी प्रोग्राम में हमारे साथ बात की थी कि जब हुकूमत ने ये चीजें नहीं देखी, कोई संजीदगी का मुजाहिरा इस पर नहीं किया गया, तो बिलाखिर ये फैसला लिया गया कि एक बैनर के नीचे आकर सभी वुकला, सीनियर जूनियर जितने भी लॉयर्स हैं, बाकी जो जुडिशरी के अंदर काम करने वाले सीनियर जूनियर ऑफिशियल्स हैं, सभी एक पेज पर आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर एहतजाज करेंगे। इसलिए आज 12 बजे से यह हड़ताल ऑफिशियली शुरू होगी। हालांकि कामकाज तो सुबह से बंद रहेगा 10 बजे से अदालतों के अंदर, लेकिन 12 बजे स्ट्राइक होगी, धरना दिया जाएगा, और उसके बाद यह हड़ताल कल तक भी हो। ये सिर्फ एक ही रास्ता है, डेफर हो सकती है कि अगर इंतजामिया बीच में आती है, कोई ऑफिसर या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से कोई यकीन दहानी कराई जाती है, उनकी इंटरफेरेंस के बाद शायद हड़ताल खत्म हो। लेकिन आज और कल फिलहाल अदालतों में कामकाज नहीं होगा, उसके बाद परसों छुट्टी है, तो समझ लीजिएगा 3 दिन आप अदालतों में ना जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। जम्मू प्रोविंस के अदालतों के हवाले से खबर है जी। बिल्कुल, जम्मू सूबे के अंदर, तो इसमें अब ये सिर्फ जम्मू से जब हड़ताल हो रही है तो सिर्फ जम्मू की बात नहीं है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, वहां पर भी जो सेशन कोर्ट्स चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स चलते हैं, कमीशन या ट्रिब्यूनल्स काम करते हैं, सबको बंद रखने का फैसला किया गया है। कोविड के दौरान हाई कोर्ट के अहाते के बाहर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया गया था, और उसके बाद कैट जिस तरीके से काम कर रहा है, उन सारे कामकाज को, सारा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का वो एक इमारत में हो, एक जगह हो, लोगों को भी मुश्किलात पेश ना आए, वुकला को भी, लिटिगेंट्स को भी, ये सारे मुतालबात हुकूमत के नोटिस में लाए गए। आज और कल फिर हड़ताल होने जा रही है। अब बात वबाई मर्ज कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि कोविड-19 का असर भी काफी ज्यादा देखा जा रहा है और हर गुजरते 24 घंटे खतरनाक साबित हो रहे हैं यूनियन टेरिटरी के आवाम के लिए। कल जहां पर 434 केसेस थे, परसों 333 थे, 100 का इजाफा, लेकिन आज यह आदादोशुमार 500 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, केसेस तजावुज कर गए हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि केसेस कम
होने के बजाय ओमिक्रॉन के केसेस की तस्दीक के साथ साथ 505 तक बीते 24 घंटों में सरकारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक पहुंच गए हैं। जहां जम्मू कश्मीर के अंदर 505 नए कोविड केसेस आए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं, वहीं पर यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर भी 22 नए केस कोविड के देखे गए हैं। इस बीच खुशकिस्मती ये है कि पिछले 24 घंटों के दौरान किसी तरीके की कोई मौत कोविड की वजह से रिकॉर्ड नहीं की गई है। सूबा वाइज जब आप देखेंगे तो जम्मू सूबे के अंदर आपको 277 केस मिलेंगे नए, और कश्मीर सूबे के अंदर आपको 228 नए केस पिछले 24 घंटों के दौरान सामने दिखेंगे। तो कुल मिलाकर 2077 एक्टिव केस यूनियन टेरिटरी के अंदर है जो नए आए हैं, और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को खंगालने से यह पता लग रहा है कि हर एक जिले के अंदर केसेस के आने की वजह है कि जो प्रोटोकॉल है उसका ब्रीच हो रहा है, वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, जिसके बाद ये सूरत हाल हमारे सामने है। मुल्क भर के अंदर लगातार कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, एहतियाती तदाबीर उठाने की बातें हो रही है, लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि कोई बड़ा अभी उस तरीके का हॉस्पिटलाइजेशन का कोई मामला नहीं है, लेकिन जरूर यह है कि केसेस बढ़ रहे हैं। तो मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स ने भी एहतियाती कदम उठाए और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अपने अपने इलाकों के अंदर, अपने अपने अजला के अंदर मास्क पहनने के लिए ऑर्डर जारी कर दिए हैं। ऑर्डर जरूर जारी हुए हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पर देखते हैं तो उन ऑर्डर्स की अमल दरामद दूर दूर तक भी कहीं नजर नहीं आ रही है। तो याद रखिएगा, कल 400 कुछ केस हमारे पास थे, आज बढ़कर 505 आए हैं, और जब आप पिछले 2-3 दिन का रिकॉर्ड देखेंगे तो 100-150 केस आपके पास रोजाना बढ़ रहे हैं। लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि एहतियात बरतिएगा, और अभी भी जिन लोगों ने वैक्सीनेशन से खुद को दूर रखा है वो फौरन से बेशतर वैक्सीन लगाएं, और फिर एडिशनल डोजेज, जो बूस्टर डोजेज जिसे हम कह रहे हैं, उसको लगाने का भी सिलसिला पूरे मुल्क के अंदर जारी है। तो जरूर जाइएगा उन मराकिज पर, वहां पर बूस्टर डोज लगवाइएगा, और ये एक एहतियाती कदम आपकी तरफ से होगा मुआशरे को, समाज को बचाने के हवाले से। और जब आप बाहर जाएं, क्योंकि अब शादियों का सीजन इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो गया, स्पेशली वादिया कश्मीर के अंदर, तो मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जिस तरीके से गैदरिंग्स कर रहे हैं उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, ताकि आप भी ठीक रहें, आपके आसपास के लोग भी ठीक रहें, और हमारी रियासत के अंदर ये जो वबाई मर्ज है ये दोबारा से 2.5 साल पहले वाली सूरत हाल इख्तियार ना करे। उसके लिए एहतियात आप खुद बरतिएगा, इसका इंतजार ना करें कि पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई अनाउंसमेंट आपके पास आए, आप खुद अपने आप का एहतियात करें। कोविड की जब बात हो रही है तो कोविड पर एक स्टडी भी सामने आई है, एक मुताला किया गया है वादी कश्मीर के डॉक्टर्स की तरफ से, ये पता लगाने के लिए कि क्या जो कोविड की तीसरी लहर थी इसमें जो केसेस सामने आए, जिस हिसाब से कुछ इलाकों से ज्यादा केसेस आए, कुछ से कम, तो क्या इसका इंहिसार कहीं इस बात पर तो नहीं है कि जहां पर जिन इलाकों के अंदर आबादी का तनासुब ज्यादा है वहां पर उतने ही ज्यादा केसेस आते हैं? इस सवाल का जवाब तलाशते हुए जलीला कयूम, उमर रशीद, तलत मसूदी, उमर आर खान, सैयद अली शाह, स्किम्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिमना से, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जहां पर ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं, और स्किम्स मेडिकल कॉलेज बिमना के अंदर ये तहकीक उस वक्त सामने आई जब सरकार को ये मदद करने की कोशिश है, बताने की कोशिश है कि आगे का लाएमल क्या होगा, आपकी कैसी प्लानिंग, कैसी स्ट्रेटेजीज रहने वाली हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को कोविड से बचाया जा सके। ये सवाल था और इसका जवाब तलाशने की कोशिश हुई थी कि क्या 2021 से लेकर 2022 तक, जनवरी फेब तक जितने केसेस आए उनका कहीं इस बात से तो नहीं लेना देना कि जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी उस पर डिपेंड है कि केसेस ज्यादा आ रहे हैं। तो स्टडी में पता चला कि कुपवाड़ा और श्रीनगर के तकरीबन जो 56,279 सैंपल्स लिए गए थे श्रीनगर के, इनमें 34,141 जो कि कुपवाड़ा जिले से थे और श्रीनगर से 22,138 थे। ये दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 तक इस स्टडी के मुताबिक केसेस का पता लगाने के लिए कि जिन जिन इलाकों के अंदर ज्यादा आबादी है वहां पर केसेस क्या ज्यादा आते हैं, तो पता चला कि सिर्फ इन 2 महीनों के दौरान दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में श्रीनगर जिले के मुख्तलिफ इलाकों से पता चला जहां पर आबादी ज्यादा है वहां पर केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं। इसी तरीके से कुपवाड़ा, नॉर्थ कश्मीर के कुछ सैंपल्स लिए गए, 34,000 से ज्यादा सैंपल्स थे। यही जवाब वहां पर भी तलाशने की कोशिश थी, तो जवाब मिला कि श्रीनगर के अंदर ये आप देखेंगे बटमालू, टीआरसी, एसआरगंज, खानियार,
जहां पर 4.1% से 2.8% तक बिलतरतीब केसेस सामने आए। यानी जिन जिन इलाकों के अंदर हाई डेंसिटी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफी हाई है, वहां पर केसेस भी काफी हाई गए हैं। इसी तरीके से कुपवाड़ा के जिन इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा आबादी है, जिन अजला के अंदर लोगों की मसरूफियात ज्यादा है, कामकाज ज्यादा है, वहां पर तकरीबन 8% से ज्यादा पॉजिटिव केसेस की रेशो सामने आए, जबकि 3% से 9% के दरमियान केसेस की डेली बेसिस पे यूमिया केसेस जो तादाद आती थी वो सामने आई। यानी 2 डिस्ट्रिक्ट से ये पता लगाने की कोशिश हुई स्टडी के जरिए स्किम्स मेडिकल कॉलेज भिमना के डॉक्टर्स की तरफ से कि क्या जहां पर आबादी ज्यादा हो वहां पर केसेस ज्यादा आते हैं। तो इस सवाल का जवाब भी 2021 से दिसंबर के महीने से 2022 जनवरी के महीने तक जो केसेस सामने आए उससे पता चला कि पॉपुलेशन डेंसिटी जहां पर ज्यादा हो वहां पर ज्यादा केसेस आने का खतरा है। हुकूमत के सामने रिपोर्ट रख दी गई है, हुकूमत उस हिसाब से आगे की स्ट्रेटेजी बनाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा सरकार के एक और फैसले की भी करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक के बाद दीगर कुछ हुक्मनामे सादिर किए जा रहे हैं सरकार की जानिब से, और हर घर तिरंगा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत लहराने की कोशिश है। मुल्क भर के अंदर ये प्रोग्राम होंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब तैयारी की गई है कि 13 अगस्त हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जाएगी और साथ साथ कौमी तराने के मुकाबले होंगे जहां पर नेशनल एंथम है वो बजाया जाएगा, लेकिन सरकारी और गैर सरकारी सतह पर भी कोशिशें होंगी कि मुकाबले भी कराए जाएं। बेहतर धुन जो बजाएगा उन्हें अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। इसमें मजीद जब हम आगे जाते हैं तो पुलिस की भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी और स्टेट लेवल पर जहां पर ये धुन बजाई जाएगी, जो नेशनल एंथम है कौमी तराना है उसको बजाया जाएगा। 13 तारीख फिक्स कर दी गई है, 13 से 15 तक 2 दिनों के या 3 दिनों के दौरान आप देखेंगे तो हर घर तिरंगा लगाने के साथ साथ जिन मकामात पर जिन जिन एरिया से हमारे पास जो इतलात हैं कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन लोगों ने मुल्क के लिए कुर्बान अपनी जानें कुर्बान की हैं, उन इलाकों को भी तरजीहात में शामिल करके इंतजामिया वहां पर भी न सिर्फ तिरंगा लगाएगी बल्कि कौमी परचम के साथ साथ यहाँ पर जो कौमी तराना है उसको गाने के लिए भी इकदामात उठाएगी। मकामी सतह पर ये इकदामात उठाने हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि तिरंगा कैसे मिलेगा, तो उसके लिए भी इशफाक खबर यह है कि 20 रुपये पर तिरंगा जो है उसके सरकारी रेट फिक्स कर दिए गए हैं। अगर कोई खरीदना चाहे तो 20 रुपये वो भी मिलेगा और ये इंतजामिया की जानिब से फिक्स किया गया है, यानी 20 का मतलब 20 ही हुआ है। पुलिस में इसमें जिम्मेदारियां ये होगी कि हर पुलिस थाने पर, सिर्फ ये घरों पर नहीं होगा, हर पुलिस थाने के ऊपर कौमी परचम और कौमी तराना जो है वो गाया जाएगा, लेकिन कौमी परचम जो है वो तरजीहात में शामिल है नए अहकामात जो सादिर हुए उनके मुताबिक। इसी तरीके से जो PRIs हैं यानी जो अवामी नुमाइंदे आसान लफ्जों में जिनको आप कहते हैं, इनके साथ साथ तलबा हैं, NCC कैडेट्स हैं, NCCA के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस हैं, सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं या रेड क्रॉस हैं, ये कोशिश करेंगे, डिप्टी कमिश्नर की ये जिम्मेदारियां होंगी या जिला इंतजामी की जिम्मेदारियां होंगी कि इन सभी लोगों का इस्तेमाल करके मकामी सतह पर हर घर तिरंगा लहराया जाए। इन सभी लोगों को जिला इंतजामी हर घर वाला कॉन्सेप्ट है, दरअसल ये अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस साल हम जी मार्क कर रहे हैं, मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, और इसमें हम ये स्ट्रेंथन करना चाहते हैं कि हर घर तिरंगा मूवमेंट हो, यानी ये अब एक तहरीक हो, और ये तहरीक जो होगी ये डिस्प्ले आपको करनी होगी 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को, ताकि हमारा जो कौमी परचम है उसके साथ हमारी अकीदत को और ज़्यादा मजबूती मिल सके। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुख्तसर सा 4-5 लाइनों का ट्वीट थोड़ी देर पहले कर दिया है। जम्मू कश्मीर से जाविये से देखिए, मुल्क की जाविये पर देखें तो करोड़ों तकरीबन 5 से 7 करोड़ के तिरंगे लगाने की तैयारियों में वजारत दाखिला जो है वो जुड़ चुकी है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये कोशिश की जा रही है कि जितनी भी सरकारी इमारतें हैं वहाँ पर लगाया जाए, स्कूलों के अंदर खुसूसी तकरीब होनी है वहाँ पर लगाया जाएगा, PRIs ऑलरेडी लगा रहे थे, पॉलिटिकल पार्टियों के ऑफिसेज पर लगाना है, इस हवाले से भी तैयारियां जो है वो हो रही हैं। और ये भी इस बार देखा जा रहा है कि सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है वो कितना इस मैदान में आती हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर वो तिरंगा लगाती है, वो भी एक एस्पेक्ट है। उसमें भी बड़ी तैयारियों में के साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो जुटी हुई है, और छोटे बड़े जो मीडिया इदारे हैं इंटायर इंडिया के अंदर उन्हें भी कहीं ना कहीं रोप इन किया जा रहा है कि वो इस तशहीर को आगे बढ़ाए और साथ साथ मोटिवेट करे लोगों को कि वो इस कौमी तिरंगे के साथ जुड़ जाए। तो ये महोत्सव होगा जी, एक बड़ा फेस्टिवल होगा जो 13 तारीख को शुरू होगा, 14 तारीख को रहेगा और 15 की शाम तक
तिरंगा लगाने की बात वजारत दाखिला और वज़ीर आज़म साहब की तरफ से सामने रखी। इसमें कुछ चीजें हमने पहले ही आपको बताई थी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनसे 1 लाख तिरंगा लेना है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात पे फोकस रखा है। लेकिन अब हर जिले को ये हिदायत जारी कर दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के दफ्तर से भी कि आप हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंपटीशन करवाएंगे, मुकाबले करवाएंगे और पंचायत राज जो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट है, यानी इस डिपार्टमेंट की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो भी हर घर के अंदर या हर इलाके के अंदर तिरंगा पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये इस पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। तलबा को बिलखुसूस जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा और जिन लोगों ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी उनके घरों पर धुन बजाई जाएगी। इसके लिए तैयारियां कर दी गई हैं। 20 रुपए का तिरंगा मिलेगा, ये रेट फिक्स हो गए हैं। अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हवाले से बात हो रही है तो मजीद आगे बढ़ेंगे। बात अब जरा आपको बताएंगे कि भारत और चीन के दरमियान तातुल को खत्म करने की कोशिशों के बीच 16 दौर की बातचीत हो चुकी है। लेकिन अब उन तलबा के लिए भी आने वाले दिनों में खुशखबरी हो सकती है जिनके हवाले से चीन ने बयान जारी किया है। तमाम वो हिंदुस्तानी तलबा हैं जिनकी कोविड के दौरान घर वापसी हुई थी। चीन के अंदर तमाम इदारे बंद हुए थे और कुछ लोगों की पढ़ाई आधे ही रह गई थी, यानी आधे कोर्सेज हुए थे और उसके बाद वापस लौट आए थे। वो तमाम लोग अपनी तालीमी सरगर्मियों को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे और अब जाकर चीन की तरफ से कहा गया कि उसने इस तरह की पेशरफ्त की है जहां पर इन सभी हिंदुस्तानी तलबा को या जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं चीन छोड़कर चले गए थे उनकी वापसी के हवाले से इकदाम किए हैं। यानी एक यकीन दहानी कराई गई है। जहां भारत ने यह मामला गुज़श्ता दिनों वजारत खारजा की जानिब से चीन के वजारत खारजा के नोटिस में लाया गया था और अब जाकर यह पहला बयान बीजिंग से जारी हुआ है जिसमें कहा गया कि तलबा को वापस लाने, सरगर्मियां दोबारा शुरू करने, मजीद मुतासिर होने से बचाने के लिए चीन ने भी सरकारी सतह पर इकदाम किए हैं। सरकारी सतह पर इस बात का ऐलान जो है वजारत खारजा की तरफ से चीन की तरफ से कर दिया गया और तकरीबन 23,000 भारतीय तलबा जो है वो चीन के मुख्तलिफ कॉलेज के अंदर, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है या यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पर वो पढ़ते थे और कोविड की वजह से उन्हें वापस आना पड़ा और उसके बाद कोई रास्ता बन नहीं पा रहा था कि वो वापस जाए। इस बीच चीन के प्रीमियम जो है उनकी तरफ से ग्लोबल समिट का ऐलान किया गया था। उसी ग्लोबल समिट के दौरान इस बात का खुलासा पेश किया गया कि अब जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा बेहतर हो रही है, इसलिए जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी इंटरनेशनल ट्रैवल पर उसे आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म किया जाए। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक श्रीलंका, पाकिस्तान, रूस की तरफ से जो तलबा वहां पर तालीम हासिल करते हैं उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है और अब 23,000 भारतीयों के लिए भी रास्ता हमवार हो गया है। वजारत खारजा जो चीन का है उन्होंने हरी झंडी दे दी है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द वापसी का अमल जो है वो अब शुरू होगा। चलिए जी, अब आते हैं जी आगे फटाफट से जरा जम्मू कश्मीर की एक और अहम बड़ी खबर से आपको बाखबर करते हैं और बात करते हैं सड़कों के जाल की और रिंग रोड्स की। चाहे जम्मू का रिंग रोड हो, कश्मीर का रिंग रोड हो, ये हमेशा सुर्खियों में रहा है और आज कश्मीर के रिंग रोड के हवाले से आपको एक और बड़ी खबर बताते चले कि श्रीनगर में रिंग रोड का मंसूबा जो है वो शायद अभी भी लहतुलहल का शिकारी होगा, क्योंकि लगातार 500 के करीब वो जमींदार जिनकी जमीनें इस रिंग रोड के अंदर आई है उनका मानना है कि उन्हें बिल्कुल भी कंपनसेशन, जो एक्ट के तहत कंपनसेशन होना चाहिए था, वो नहीं दिया जा रहा है और उन्हें दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है। 590 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड इस रिंग रोड के दायरे में आ चुकी है और सरकार का मानना है कि ये जो 60 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रिंग रोड है इसमें 90% से ज्यादा जमीन जो है वो अलाइनमेंट में आती है, तो इसलिए वो जो सारा मामला है वो कहीं ना कहीं जो है वो इल्तिवा में जा रहा है। तो एक तरफ से जो लोग हैं बडगाम के, पामपोरा के, वाथुरा के और दीगर इलाकों के, उनका मानना कि हमारी जमीनें एग्रीकल्चर जमीनें गई हैं, सरकार मान रही है कि अलाइनमेंट में चली गई हैं। अब ये अलाइनमेंट वाला मामला और लोगों के मामले के बीच मसला ये है कि तकरीबन 500 लैंड ओनर्स जो बडगाम, सिर्फ बडगाम डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनका मानना कि कंपनसेशन नहीं दिया गया है अभी तक भी। क्या कुछ मजीद खबर है और सूबाई सतह पर क्या कुछ कहा जा रहा है, सीधे इस खबर को जानने के लिए हमारे साथ सईद रूफ फारूकी भी ज्वाइन कर चुके हैं। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। रिंग रोड और स्पेशली बडगाम, जब इन दोनों को मवाजना करते हैं तो पता लगता है कि एक नहीं, दो नहीं, दर्जन नहीं, बल्कि 500 के करीब लैंड ओनर्स ऐसे हैं जिनका यह दावा है कि उन्हें जो मुआवजा देना था वो अभी तक भी नहीं मिल रहा है और दरबदर की ठोकरें खानी पड़ रही है। बिल्कुल इस बार देखिए, जब हम रिंग रोड की बात करते हैं तो तकरीबन 600 एकड़ के करीब जो जमीन इसके लिए
एग्रीकल्चर लैंड ली गई है, तो उसमें से ज्यादा जो पोर्शन है वो जिला बडगाम का है। तकरीबन 400 के करीब एकड़ जो जमीन है वो जिला बडगाम से ली गई है और मुख्तलिफ इलाकों से जिससे इस रिंग रोड का गुजर है, चाहे हम चाड़ोरा वाथुरा की बात करें, फिर बडगाम, फिर दाहरमोन, फिर ये आगे नारबल जाता है और आगरे नारबल से ये आके वेटलैंड से गांधरबल की तरफ जाएगा। तो इसमें काफी जो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में काफी इसमें मीटिंग्स भी हुई थी, अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करें, क्योंकि जो सरकार ने निरखनामे किए थे मुकर्रर जमीन के लिए, वो उसमें कहीं ना कहीं लोग मुत्तफिक नहीं थे और बार बार उस वक्त के जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बडगाम के थे हारून मलिक, उनके साथ कई बार मीटिंग्स हुई थी। उसके बाद जो भी डीसीज आए यानी तारिक गनाई, उसके बाद जितने भी आए तो मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहा और कई कंसेंस नहीं बन पा रहा था। इसको लेकर के रेट्स जो है वो काफी कम दी जा रही थी। फिर सरकार ने कई इलाकों के लिए रेट जो मुकर्रर किया है उन लोगों को पैसा भी दिया गया है, मगर कुछ ऐसे इलाके अभी भी है जहां से लोगों ने पैसा नहीं, हालांकि रिंग रोड पे काम चल रहा है, रिंग रोड पे जो वर्क है वो बराबर जारी है। कई लोगों को पिछले साल धान की फसल करने नहीं दी गई है, उन्होंने अपनी जमीन जो है वो उनको दे दी थी, मगर मामला अभी जो मुआवजे कहा वो नहीं मिल रहा है। खासकर अगर हम वाथोरा चाड़ोरा की बात करें तो उनको 38 लाख रुपए दिए गए थे सरकार की तरफ से, पर उन्होंने कहा कि उनकी जो लैंड है उसमें जो कास्ट है, अगर हम दूसरे तरीकों से देखें तो वो काफी ज्यादा है। तो इसको लेकर सरकार एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में काफी बार मिक्स हुई है, मगर कंसेंस नहीं बना। फिर मामला कोर्ट के पास चला गया तो कोर्ट ने भी फैसला लिया। अब सरकार जो यहाँ इस रिंग रोड को बनाने के लिए जो इंतजामिया के लोग हैं उनसे जब बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हमने जो मुआवजा दिया है वो हमने कोर्ट को दिया है। अब कोर्ट ने जो पैसा है वो ट्रेजरीज में है और ट्रेजरीज से लोगों को नहीं मिल रहा है, हमारा उसके साथ कुछ नहीं है क्योंकि अपनी तरफ से हमने करके रखा है। मगर लोग जो शिकायतें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है और जो हमने रेट मांगी थी वो रेट भी नहीं मिल रही है। और जो ये बार बार कह रहे हैं कि पैसा जो ट्रेजरीज के पास है वो पैसा अगर ट्रेजरीज के पास है तो लोगों के अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि साल 2017 से जब इस पे नोटिफिकेशन आया था, जब इस पे सर्वे शुरू किया गया था, सरकार का मानना है कि जो लिटिगेंट्स है उनका पैसा जो है जी हमने जी अदालत में जमा कर दिया है। और कुछ जराया ये भी बता रहे हैं कि जब अदालत से रुजू किया गया तो पता लगा कि ट्रेजरी में पैसा नहीं है। पूरी खबर क्या है इस बारे में? बिल्कुल, देखिए ये लोग कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हमने पैसा जमा कर दिया है अदालत में, क्योंकि अभी मामला जो है जेर अदालत है कुछ इलाकों के हवाले से जब बात करते हैं, मगर जब हम अदालत से बात करते हैं, उनके जिम्मेदारों से बात करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं। और जब आपसे बात करने से पहले मैंने कुछ ट्रेजरीज ऑफिसर्स के साथ बात की, उन्होंने कहा कि ट्रेजरीज में पैसा जमा है, मगर इस काम के लिए अभी जो कह रहे हैं कि पैसा है वो नहीं है, क्योंकि ये वर्क का पैसा है तो इसके लिए हमारे पास पैसा अवेलेबल नहीं है। कई लोगों की बात में सच्चाई है कि काम तो सरकार ने शुरू किया है, मगर जो उनको मुआवजा दे रहा है, जो उनकी कीमत जमीन की है वो उनको नहीं मिल रही है और सरकार इसमें लैतुलैल कर रही है। आजकल की बातें हो रही है और आप ट्रेजरीज, जहां पे ट्रेजरीज की बात आई है, जब ट्रेजरीज से बात हुई तो वहां से कंफर्मेशन नहीं कि पैसा जरूर है ट्रेजरीज में, मगर इस काम के लिए नहीं है जिसके लिए सरकार हमने फारूक के हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो दो बड़ी बुनियादी बातें आपके साथ करनी है। ट्रेजरीज की बात चली है तो मुलाजमीन भी परेशान है, जीपी फंड का मामला हो या दीगर मामले हो उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और जब मामला पैसों का हो तो एक और मामला भी हमारे सामने है, लेकिन वो बैरून मुल्क से है। क्या कुछ खबर है बताएंगे डिटेल के साथ आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।